नमस्कार। फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है जिनका नाम है राजेश। राजेश एक नई टैक्सी खरीदे थे। सारा घर का जमा पूंजी सब कुछ लगा दिए थे। शुरू शुरू में टैक्सी उनकी सही कमाई किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद में टैक्सी कमा के नहीं दे रही थी। ना जाने क्या हो गया था। कोई ग्राहक ही नहीं मिलता था, कोई चक्कर ही नहीं मिलता था। मिलता तो ऐसे छोटे मोटे काम। अब राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि जो टैक्सी शुरू शुरू में अच्छे पैसे कमा के दे रही थी, टैक्सी तो वही है, तो हुआ क्या इसके साथ में। मनहूस कैसी बन चुकी है। उनको लगने लगा कि टैक्सी के साथ कुछ अलग बात है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। याद करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनके टैक्सी के साथ में किसकी नजर लग गई, क्या हो गया, क्यों मैं कमा नहीं पा रहा हूं, कोई भी चक्कर सही ढंग से मिल नहीं पा रहा है। अब जो घर का उनका हालत था, अब सारा पैसा जो पूंजी थी सब कुछ टैक्सी में लगा चुके थे। अब कभी कभी डर लगने लगा राजेश को कि मैं अपने घर का काम कैसे करूंगा। ऐसा उनको महसूस होने लगा। छोटी बहन की शादी करना था और वो तो उम्मीद लगा बैठे थे कि इसी टैक्सी की कमाई से अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। लेकिन अब जो हालात चल रहा था वो देख करके परेशान थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सारा पैसा कैसा इकट्ठा करेंगे। टैक्सी तो कमा के नहीं दे रही है। लेकिन वो अपने दिमाग में लगाने लगे कि ऐसा क्या घटना हुआ कि मेरी टैक्सी चल नहीं पा रही है। कई वो पंडितों से दिखाए, शायद किसी की नजर लग गई हो। सबने अपने हिसाब से पूजा पाठ किया, तांत्रिक के पास भी गए, उन्होंने भी अपने हिसाब से पूजा पाठ किया, बोला अब सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। जैसे टैक्सी उनकी चल रही थी वैसे अभी भी चल रही थी। ज्यादा कमाई अभी भी नहीं आ रहा था। वो एक रात घर लौट रहे थे। अब पैसे कौड़ी की तो तंगी हो चुकी थी कि जब काम ही नहीं हो पा रहा था तो दिल तो लगता ही नहीं है। अब अपने घर लौटने लगे। रास्ते में एक जगह पर अब पेशाब करने के लिए, बाथरूम करने के लिए रुक गए। अब आधी रात का वक्त था। और जब वो बाथरूम करके अब अपनी गाड़ी की तरफ लौटने लगे, अब आधी रात का वक्त, सुनसान रोड, सुनसान इलाका, और जैसे अपने टैक्सी के पास मुड़े जाने के लिए, तब उनको लगा कि उनकी टैक्सी में कोई बैठी हुई है। लड़की औरत जैसी दिखाई पड़ी। एक पल के लिए तो वो चौंक गए थे, डर गए थे कि भाई हमारी टैक्सी तो खाली थी, तो इसके अंदर में ये लड़की या ये औरत कहां से आ गई। लेकिन अगले पल जैसे ही अपने टैक्सी के नजदीक पहुंचते हैं तो उसमें कोई है ही नहीं। हैरान रह गए थे। उनको लगा कि ज्यादा सोचने विचारने से उनका दिमाग शायद संदेह पैदा कर रहा है, मन का भ्रम है। जो उन्होंने देखा वो रियलिटी में नहीं है। उनका दिमाग का एक सोच है, भ्रम है। शायद रात दिन हम पैसे के बारे में सोचते रहते हैं कि बहन की शादी कैसे होगी, कहां से पैसा आएगा, टैक्सी तो मेरा काम नहीं कर रही है। शायद इसी का नतीजा है और कोई विशेष बात नहीं है। राजेश अपने टैक्सी में बैठे अपने घर चले गए। अब रोज का यही काम था। ऐसा घटना एक बार और उनके साथ में हुई थी। वो भी जब रात के लौट रहे थे, पेट्रोल पंप के पास वो एक पान की दुकान पर गए थे। अब वो भी रात का टाइम था, 10 बजे के आसपास का बात थी। और जब वो पान की दुकान से बीड़ी सिगरेट लेकर जो भी लौट रहे थे, और तब भी उनको लगा कि उनके टैक्सी में कोई इंसान जैसा दिख रहा है, औरत हो या लड़की हो। अब दौड़ती हुई टैक्सी के पास पहुंची तो ऐसा कुछ नहीं था। अब इस बार जो सोचे थे कि हो ना हो टैक्सी के साथ में कोई मनहूस घटना घट गई है, और तभी मेरी टैक्सी कमा के नहीं दे रही है। अब सोच विचार में लग गए। डर भी लगता था। जब से दोबारा उन्होंने
कोई लड़की या औरत अपनी टैक्सी के अंदर दिखा था। घर में गए, अपने माता पिता से सारी घटना बताया। माता पिता कहने लगे, अरे तेरा मन का वरण होगा राजेश, तुम्हारी टैक्सी में क्या भूत प्रेत है? अरे मैं नहीं मानता। और राजेश क्या बोले, जो उन्होंने देखा था सब अपने माता पिता को बता दिया, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी होता है। अब इस घटना को लगभग भूल चुके थे, लेकिन पैसे कौड़ी की तंगी से अब वो जूझ रहे थे। अब तो कर्जा भी लेना पड़ रहा था, ऐसा उनका हालत हो गई थी घर में। और इधर जो बहन की शादी का जो रिश्ता उन्होंने तय किया, और उसका भी टाइम नजदीक आता जा रहा था। उसमें भी पैसे का बहुत सारा खर्च था, सारा खेल तो पैसे का था। अब राजेश एक तरह से लग रहा था कि दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है। ऐसे कभी कभी उनका दिमाग सन से रह जाता था। वो सोच ही नहीं पाते कि इतना बड़ा खर्चा मैं कैसे करूंगा, क्या मुझे टैक्सी को बेचना पड़ेगा। अब उनको एक ही उपाय लगा था कि मैं इस मनहूस टैक्सी को ही बेच देता हूं। टैक्सी चली जाएगी, मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, और जो किराए पर मैं टैक्सी लेके चलाया करता था पहले, और वैसे ही अपना चलाया करूंगा। अब उन्होंने अपने मन में पक्का प्लान बना लिया था। टैक्सी में बैठे बैठे सारा कुछ प्लानिंग कर रहे थे। अब कई लोगों को अपने टैक्सी के बिक्री के बारे में बताया भी, कई लोगों ने आकर देखा भी, लेकिन जितना पैसा मांग रहे थे राजेश, उतना पैसा कोई दे के राजी नहीं था। और राजेश नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जितना पैसा मेरा लगा है, हाँ कुछ पैसा कम हो जाए, क्योंकि टैक्सी उनकी बहुत अच्छी कंडीशन में थी। टैक्सी को चमका कर रखते थे, कोई भी नुक्स नहीं था, लेकिन उतना पैसा कोई देख राजी नहीं। अब चिंता में घुले हुए थे। बहन का शादी का टाइम जो है नज़दीक आता जा रहा था, और कई ग्राहकों को टैक्सी अपना दिखा दी, लेकिन बात पैसे पर आकर रुक जाती थी। अब एक रात शहर से सवारी छोड़ करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। मन में चिंता भरा हुआ था, गुस्सा भी आ रहा था, सोच भी नहीं पा रहे थे कि आखिर मैं ये सब कैसे करूंगा। टैक्सी का इतना कीमत नहीं मिल पा रहा है, और कोई मेरे आय का सोर्स नहीं है, तो मैं कैसे अपने बहन की शादी करूंगा। चिंता में घुलते हुए अपनी जो शहर से गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभी गांव कम से कम 5-6 किलोमीटर दूरी था। सुनसान रास्ता था, सड़कें सुनसान हो गई थी, आधी रात का वक्त था, और सबसे बड़ी बात थी कि चांदनी रात थी, चांद पूरा निकला हुआ था। और एक जगह पर उनकी टैक्सी घरघरा करके और इंजन बंद हो गया। अब इंजन बंद हो गया तो राजेश कुछ काम भी जानते थे इंजन का, क्योंकि पुराने ड्राइवर थे, काफ़ी दिनों से ड्राइवरी कर रहे थे। उम्र बेशक 30 साल की थी। अब वो अपने टैक्सी का स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। गर्मी का दिन था। उनको जो भी आता था अपना कला टैक्सी के बारे में सब कुछ आजमा चुके थे। अब उनके पास जो पानी का बोतल था, प्यासे तो थी, अब पानी का बोतल पूरा पूरा खत्म हो चुका था। कंठ सूखा जा रहा था, पानी की जरूरत थी। गांव 5-6 किलोमीटर दूर और निर्जन इलाका, वो भी आधी रात का वक्त और गर्मी का महीना। प्यास से अब तड़प रहे थे, एक तरह से कहा जाए तो। सोच रहे थे कि कहीं पानी मिल जाए। अब आसपास नजर जो थे दौड़ाने लगे कि कहीं कोई दिखाई दे दे, कहीं पर लाइट जलता हुआ दिख जाए, ताकि लगे कि वहां पर कोई रहता है। जहां रोशनी हो तो इंसान होता ही होता है, लेकिन उनको अभी तक ऐसा कुछ निशान नहीं मिला था कि आसपास में कोई लोग रहते भी हैं। अब रास्ता तो वही था रोज का आने जाने का, लेकिन इतना वो अपने रोड पर ध्यान नहीं दिया करते थे। सीधा गांव से शहर निकले और शहर में अपनी टैक्सी चलाने लगते थे, यही रोज का काम था। अब काफी परेशान होकर प्यास लग रहा था, प्यास बुझाना भी था, और इधर टैक्सी ने धोखा दे दिया था। अब टैक्सी पर गुस्सा भी आ रहा था और सोच रहे थे कि कल कैसे भी होगा ना, मैं इस टैक्सी मनहूस टैक्सी को बेच ही दूंगा। ये तो टैक्सी मुझे बर्बाद करके रख दिया है। टैक्सी को भला बुरा कर रहे थे।
और तभी लगा कि उनके थोड़ी दूरी पर आग जल रहा है। जब आग की लपट उन्होंने देखा तो समझ गए कि जहां आग जल रही है इंसान तो होगा ही। और प्यासे थे, पानी का बोतल निकाले, आप चल पड़े उस जगह पर जहां आग जलती हुई अब दिखाई दे रही थी। अब खेतों को इलाका था, खेत शुरू हो चुके थे, पगडंडी पकड़ करके चांदनी रात बेशक थी और चलती जा रही थी। अब वो जो आग जल रहा था अब वो नजर आने लगा पूरा साफ साफ। वो देख रहे हैं कि वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, सामने आग जल रहा है, आग धधक रही है। तो ये इंसान ये आग के पास में क्या कर रहा है? गर्मी के दिन ठंड होता तो चलो मान भी लेता कि ठंड की वजह से आग को सेक रहा है, गर्मी लेने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो खुद गर्मी का मौसम था। तो ये क्या हो रहा है भाई? अब जो प्यास था लगा तो जरूर था, लेकिन अपने प्यास को भूल गए और ध्यान से देखने लगे कि आखिर ये इंसान कौन है और गर्मी के टाइम में आग धधक रही है और उसके पास बैठा हुआ है। अब थोड़ा सा फासला था, वो फासला भी तय कर लिया। अब बेहद कम दूरी बची हुई थी और जब नजदीक पहुंच करके और देखने लगे तब वो इंसान एक साधु जैसा लगा। बाल बड़े बड़े थे, काला वस्त्र पहने हुए, दाढ़ी भी सफेद सफेद बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। वो आग जला के कोई पूजा पाठ कर रहा था। अब जो कुछ मंत्र पढ़ रहा था उसका आवाज भी राजेश के कानों में पड़ रही थी। और तब इनको समझ में आया, अरे ये इतनी आधी रात को ये कौन पूजा कर रहा भाई? ये लग रहा है कोई साधु है, लेकिन इस सुनसान जगह पर ये किसका पूजा कर रहा है, वो भी आधी रात को? राजेश के मन में जिज्ञासा थी और वो लगातार पूजा होती देख रहे थे। अब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी रात को ये कौन हो सकता है, किस चीज का पूजा कर रहा है। मन कर रहा था उनका कि अभी जाएं और शायद उनके पास में कहीं पानी मिल जाए, प्यास भी लग रही थी। अब दुविधा में पड़े हुए थे। एक मन जो कह रहा था कि नहीं नहीं देखो वहां पूजा पाठ हो रहा है, कोई हो सकता है साधु बाबा हो, अपने ध्यान में लगी हो। लेकिन दूसरा मन जो प्यासा था, अरे कह रहा था भाई जरूर साधु बाबा के पास में पानी होगा और तुम पानी ले लो, अपनी प्यास तो बुझा सकती हो। अब दुविधा में पड़े हुए अब एक कदम आगे बढ़ाने लगे और तभी कदम उनका रुक गया। जिस जगह पर आग जल रही थी साधु बाबा जैसे व्यक्ति बैठा हुआ काले वस्त्र में और अपना ध्यान आग की तरफ लगाए मंत्र पढ़ता जा रहा है। अब तक तो बस आग ही आग नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही अपना अगला कदम राजेश ने आगे बढ़ाया तो उस आग के पास कुछ काली आकृति हिलती डुलती आग का परिक्रमा करते हुए अब दिखाई देने लगी, जिनके पैर नजर ही नहीं आ रहे थे, जैसे सारी आकृति और वो हवा में घूम रही हो, हवा में तैर रही हो। अब राजेश अपना कदम पीछे खींच दिया। अब डर से गए थे, अरे ये क्या बवाल है भाई? शकल सूरत हल्की फुल्की कभी कभी नजर आ रही है, देखने में इंसान जैसे, औरत जैसे और मर्द जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पूरा शरीर नजर नहीं आ रहा है, खास करके पैर तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो आग के जैसे परिक्रमा कर रहे हैं। साधु मंत्र पढ़ते जा रहा है और वो जो सूक्ष्म जैसे दिखाई देने वाले कभी कभी जैसे लग रहा कि कभी प्रकट हो रहे हो और कभी गायब हो जा रहे हो। अब वो आग के पास परिक्रमा कर रहे हैं। अब राजेश को सोच नहीं पा रहे थे। अब डर भी लगा उनको बहुत कि भाई क्या चीज है ये, कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है, ये साधु बाबा कोई ऐसा तांत्रिक तो नहीं है जो कोई साधना कर रहा हो, भूत प्रेत को अपने बस में करने का कोशिश कर रहा हो। क्योंकि राजेश ने ऐसी कहानियां बहुत सुनी थी कि जो बढ़िया तांत्रिक होते हैं ना, सिद्धि तांत्रिक, वो ऐसे ही आत्माओं को, प्रेत आत्माओं को, चुड़ैलों को अब बस में कर लेते हैं और उससे अपनी मनमानी काम करवाते हैं। अब यही समझ में आ गया था राजेश को। अब एक पल
जो डर लग रहा था, डर को अपना एक अपनी जगह पर था, कदम रुके हुए थे। अब जो प्यास उनकी थी अब तो वो गायब हो गई थी, ये सब देख करके। अगले पल वो सोचने लगे कि कहीं ये जो साधु बाबा है ये तो पहुंचा हुआ व्यक्ति लग रहा है, तो क्यों ना अपना मदद इससे मांगा जाए, हो सकता है हमारी मदद कर दे। हमारी गाड़ी जो उसमें जो औरत दिखाई दे रही है कौन हो सकती है, और हमारी गाड़ी को सही भी कर सकता है। हो सकता है कि किसी ने हमारी गाड़ी को जादू मंत्र कर रखा हो, हमारी गाड़ी को बांध रखा हो, और तभी मेरे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये तो पहुंचा हुआ महात्मा लग रहा है भाई, क्यों ना अपनी मदद मांगा जाए। और अगले पल वो अपना कदम फिर आगे की तरफ बढ़ा दिए। एक कदम बढ़ाए, दूसरा कदम जैसे ही बढ़ाने जा रहे थे तभी लगा कि किसी ने पीछे से उनको पूरा पकड़ लिया हो, कोली भर लिया हो, अब पीछे की तरफ खींचने लगा। अब जो राजेश थे एकदम शौक हो गए थे कि अचानक जो इनके साथ हुआ था वो तो समझ ही नहीं पाए थे। और जिसने भी पकड़ा था ना उसकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी और शक्तिशाली थे। राजेश का शरीर हट्टा कट्टा था, नौजवान थे और लंबे चौड़े भी थे, ताकत भी भरपूर था। लेकिन जिसने भी पकड़ा ना अब उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहे थे। और जब से किसी ने पकड़ा उनकी तो सूझ बूझ ही जैसे चली गई हो, पूरा शरीर सन्न सा रह गया था। घसीटते हुए जो भी पकड़ रखा है अब पीछे घसीटते हुए चलता जा रहा है। राजेश कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। अब राजेश अपने आप को अब उसके हवाले कर चुके थे। आग जो था जल रहा था, जो साधु था अब उसी जगह पर था, वो पीछे अब हटते चले जा रहे। जिधर उनकी कार थी उसी साइड में वो जो भी था उनको घसीटता हुआ अब पीछे की तरफ चलता जा रहा था। राजेश मुड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मुड़ा भी नहीं जा रहा था। लेकिन निगाह उनकी जब जिसने पकड़ रखा था हाथों पर पड़ी तो गोरी गोरी सुंदर हाथ देख करके और उनको समझते देर नहीं लगी कि हाथ किसी मर्द का नहीं है, ये जरूर हाथ किसी औरत का है और लड़की का है। और लड़की के अंदर में इतनी ताकत कहां से आ गई? अब भला मुझे कौन लड़की रात को पकड़ेगी, अब क्यों मुझे घसीट के ले जाएगी? उसका क्या वजह हो सकता है? लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार जो भी घसीट रहा था घसीटते हुए अब कार के पास रोड पर लेके आया, खेतों से निकाल करके, और जैसे जमीन पर रोड पर छोड़ दिया अब धड़ाम से नीचे गिरे। जैसे ही नीचे गिरे अब सामने उनके एक लंबी सी लड़की और दिखाई दी। उस सुंदर लड़की को देख करके अब जो राजेश थे एकदम चौंक से गए थे कि ऐसे ही लड़की को अपने कार के अंदर में देखे थे, ऐसे ही लग रहा था सकल सूरत हो, लेकिन अब सामने में खड़ी थी। अब राजेश का तो पहले से बोलती बंद थी, बस देखे जा रहे थे। और तब वो लड़की गुस्से में कहने लगी कि सुनो, तुम उस जगह पर जा रहे थे ना, तुम जिंदा बच करके लौट नहीं पाते। तुम्हें नहीं मालूम उस जगह पर क्या हो रहा है। तुमने जो देखा ना आग के ऊपर वो आत्माएं उड़ रही थी, वो बहुत खतरनाक आत्माएं हैं। वो मनुष्य का खून पीती हैं, मनुष्य के खून पर ही जिंदा रहती हैं। और वो जो साधु बाबा तुम्हें दिखाई दे रहे थे ना वो एक अघोरी तांत्रिक है। वो ऐसा ही पूजा करते हैं, उन आत्माओं को अपने बस में रखते हैं। अगर तुम्हारा कदम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता तब तुम वापस लौट के नहीं आते। क्या तुम मरना चाहते थे? आप राजेश जमीन पर गिरे हुए उस लड़की को निहार रहे हैं। कानों में आवाज पड़ रही है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। तब लड़की अपने आप कहने लगी कि मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब राजेश चौंक से गए थे कि आखिर ये लड़की कि कौन है और ऐसा क्यों बोल रही है। तब वो लड़की फिर अपनी बात दोहराने लगी, कहने लगी कि देखो,
तुम समझते थे ना कि तुम्हारी टैक्सी मनहूस है, और मैं तुम्हें 2 बार नजर आई थी, तो तुम्हें जरूर समझ में आया होगा कि हमारी टैक्सी के अंदर में कोई वो आत्मा बैठी हुई है, भूत प्रेत है, चुड़ैल है, इसीलिए तुम्हारी टैक्सी कमाई नहीं कर रही है। लेकिन मैं हूं ना एक आत्मा, लेकिन मैं बुरी आत्मा नहीं हूं। मैं अपनी जान बचाने के लिए और ऐसे तांत्रिकों से बच करके भागी थी। वो मुझे बस में करना चाहते थे, और छुपती छुपाती और तुम एक जगह रात को अपनी टैक्सी खड़ा करके और शायद बाथरूम कर रहे थे, और तब मुझे तुम्हारी टैक्सी में शरण लेनी पड़ी, और तब से मैं तुम्हारी टैक्सी में हूं। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि तुम्हारी टैक्सी क्यों नहीं कमा रही है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूं, और इसमें मुझे दोष भी मत देना। रही बात तुम्हारी बहन की शादी की, मैं सब कुछ जानती हूं, तो उसकी चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगी, और तुम्हारी बहन की शादी भी धूमधाम से होगी, इसकी टेंशन मत करो। लेकिन इस जगह पर अपनी टैक्सी मत रोको। मैं जानता हूं तुम्हारी टैक्सी खराब है, वो टैक्सी मैंने नहीं खराब किया है, किसी और ने किया है। वो भी एक तरह का तंत्र मंत्र से हुआ है, शायद कोई साधु मंत्र नहीं किया जो वहां पर आग के पास अपना मंत्र का उच्चारण कर रहा है, शायद उसी ने इस एरिया को बांध रखा है कि कोई भी आए और यहां पर आकर के फंस जाए, क्योंकि जो आत्माएं उन्होंने पाल रखी है अब उसको खून भी तो पिलाना है, आखिर अपना खून तो पिलाने से रहा, तो ऐसे ही शिकार को तलाश करता है। अब उसमें तुम फंस गए थे। शुक्र मनाओ कि मैं अब जाग गई थी, अब मैं तुम्हें बचा के लाई हूं। अब तुम अपने टैक्सी में सवार हो और टैक्सी स्टार्ट करो, मैं तुम्हारी टैक्सी को सही कर दिया हूं। अब इस जगह पर बिल्कुल नहीं रुकना है। अब इसके बाद लड़की ने हाथ पकड़ करके उठाया और राजेश उठकर खड़े हो गए। लड़की जाके पिछली सीट पर बैठ गई, और देखते ही देखते अब गायब भी हो चुकी थी। राजेश ये सब देख करके, महसूस करके एकदम कांप गए थे। अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि जो कुछ उन्होंने देखा कोई भयानक सपना तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये साइंस का युग है। हाँ, मैं मानता हूं कि जादू टोना होता है, लेकिन ऐसी कोई आत्मा मेरी गाड़ी में आकर के काफी दिनों से रह रही है और मुझे इसकी आभास तक नहीं है। अभी भी वो सच्चाई को समझ नहीं पा रहे थे, और तभी उस लड़की की आवाज आई कि देखो, देरी मत करो, इस जगह से निकलो, नहीं तो तुम उन आत्माओं का शिकार बन जाओगे, तुम्हारा खून वो पी लेंगे और फिर तुम बच नहीं पाओगे। अभी भी मौका है, इस जगह से निकलो। इसके बाद जैसे राजेश जागे हो नींद से, सीधा टैक्सी का गेट खोला और ड्राइविंग सीट संभाल लिया। अब वाकई में जैसे लड़की ने बोला था, जैसे ही चाबी घुमाई अब उनकी टैक्सी स्टार्ट हो गई थी। अब फिर काहे के लिए वो रुके, सीधा टैक्सी अपनी फुल स्पीड पर डालती है, और मिरर में देखते जा रहे हैं कि लड़की कहाँ है भाई, लड़की नजर नहीं आ रही है, गायब सी हो गई है। मुड़ करके भी देखते हैं, और तभी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी कि पीछे मुड़ करके मत देखो, आगे रास्ता देखो, नहीं तो तुम एक्सीडेंट कर दोगे, तुम्हें सही सलामत घर भी पहुंचना है, और तुम्हारी अपनी बहन का शादी भी करना है, उसके लिए मैं इंतजाम करने जा रही हूं, तुम सही सलामत अपना गाड़ी चलाते रहो। और इसके बाद राजेश अपने घर पहुंच गए थे। रात के टाइम परिवार के लोग जग गए थे। सारा घटना अपने पिता को, माँ को, अपनी पत्नी को और सबको बताने लगे। अब इस बार जो उनके माता पिता थे चौक से गए थे, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा कि बेटा कोई नशा पानी तो नहीं कर रहा है। पिता को डाउट था, और वो अपने बेटे से पूछने लगे राजेश से कि देख बेटा, मैं मानता हूं इस दुनिया में भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र सब कुछ होता है, लेकिन मैं इन चीजों पर ज्यादा यकीन नहीं करता। मैंने सुना है, कभी अपने आंखों से नहीं देखा है। कहीं बेटा तू कोई नशा पानी तो नहीं कर रहा आजकल, ऐसी घटनाएं तुझे बार बार नजर आ रही है, तो ऐसा घटना नशेड़ियों को अब जरूर दिखाई देती है, लोगों का कहना है। लेकिन राजेश ना कोई नशा करते थे, ना नशा का कोई
आज तक सेवन किया था, इन चीज़ों से बहुत दूर थी। अब कसम खा के कहने लगे अपने माता पिता से, नहीं, मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया है। और जो कुछ मैंने महसूस किया है, देखा है, सब मेरी आंखों के सामने घटा है। पापा, वो लड़की के बारे में जो जिक्र किया, जो टैक्सी में दिखाई दी थी, वास्तव में उसी लड़की ने मेरी आज जान बचाई है। और उसने बोली भी है कि तुम्हारी बहन के लिए मैं प्रबंध करूंगी ताकि तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से हो। इसकी टेंशन तुम मत लो, वो मैं ले रही हूँ। अब सारे परिवार के लोग हक्के बक्के थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आखिरकार अब दिन, जो रात थी, दिन में बदलने लगी। सुबह अब देर तक अपने घर में बैठे रहे राजेश, इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर अब मैं क्या करूं, लड़की कैसे मदद करेगी, कहां से इतना पैसा आएगा। सब कोई अपनी चिंता में डूबा हुआ था। राजेश के पिता कह रहे थे कि बेटा, उसकी बातों पर विश्वास मत कर। मैं जानता हूं कि हो सकता है तू सच बोल रहा कि, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है। तू अपना मेहनत कर, अभी थोड़ा टाइम है। और मैं भी कर्जे के मांगने के चक्कर में हूं, कई लोगों से बात किया हुआ है। अपने घर को, अपने खेत को गिरवी हम रख देंगे, बेच देंगे, लेकिन अपनी बेटी की शादी तो करेंगे ही ना। बेटा तू अपने काम पर निकल, जितना कमा सकता है कमा, हम उसी में काम चलाएंगे। अब ज्यादा टेंशन अपने दिमाग में मत रखा कर। और खास करके उस लड़की को जरूर मुझे वो संदेह वाली लग रही है जैसा तू बता रहा है। लेकिन राजेश कहने लगे, पिताजी, अगर संदेह वाली लगती तो मुझे क्यों वो जान बचाती उस रात को, और उसने तो मुझे मदद करने के लिए बुलाया, तो देखते हैं ना। इसके बाद राजेश अपने काम पर निकल गए थे और उसी दिन से उनकी जो कमाई थी बरकत होने लगी, काम ज्यादा मिलने लगा, पैसा ज्यादा कमाने लगे। 3 महीने अभी शादी के बाकी थे बहन का, और तब तक काफी पैसा उन्होंने जमा कर लिया था। अब जो सवारी उनके पास में आ जाता एक बार, वो लौट के नहीं जाता। जो पैसा मांगते, मोह मांगा पैसा अब देने को तैयार हो गया था। अब राजेश को समझ में आने लगा कि कहीं ये सब उसी आत्मा का तो काम नहीं है। ये तभी से हो रहा जब से आत्मा ने बोली है कि तुम पैसे की टेंशन मत लो। अब राजेश वास्तव में अब पैसा जोड़ने लगे थे। अब उनको लगने लगा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपना बहन की शादी अब कुछ दिनों के बाद कर देंगे। लेकिन पैसा का कमी अभी भी था, जितना जरूरत था उतना जमा नहीं कर पाए थे। लेकिन धूमधाम से नहीं, लेकिन साधारण तरीके से शादी तो जरूर कर सकते थे। लेकिन उनका पिता का जो सपना था कि मेरी बेटी का शादी हो तो धूमधाम से हो, गांव के लोग देखें कि वास्तव में मेरी बेटी की शादी हो रही है। अब रात को अपने गांव की तरफ शहर से आखिरी सवारी छोड़ करके आ रहे थे, और एक जगह पर उनको महसूस हुआ कि उनकी पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। और जैसे ही अपनी नजरें घुमाई तो वही लड़की उनकी सीट पर बैठी हुई दिखाई दी। अब ब्रेक लग गया। लड़की बोलेंगे, नहीं ब्रेक मत लगाओ, चलते रहो, हम चलते हुए बात कर लेंगे। फिर लड़की से अब थोड़ा डर तो जरूर लगा कि काफी दिनों के बाद उस लड़की के दोबारा दर्शन किए थे राजेश। शरीर का जो रोम रोम था डर के मारे खड़ा हो गया था, सिहरन सी उनके शरीर में हो गई थी। लड़की कहने लगी कि देखो, डरो मत, तुम अपना टैक्सी चलाते रहो और हम बात करते जाएंगे। अब फिर लड़की पूछने लगी कि बताओ, अभी तक कितना पैसा तुमने इकट्ठा किया और कितने पैसे की तुम्हें जरूरत है। राजेश को सब मुंहजबानी याद था। डरते डरते उस लड़की को सारा कुछ बता दिया कि देखिए, अभी तो सही मायने में आधा ही पैसा जमा हो गया है। साधारण सी शादी तो हो सकती है, लेकिन जैसा मेरे पिता का सपना है ना कि धूमधाम से शादी हो, और उसके लिए तो और पैसे की जरूरत है। अब वो जो लड़की थी कहने लगी, और कितना पैसा चाहिए और तुम बताओ। फिर राजेश ने बताया कि देखिए, अभी मुझे इतने पैसे की जरूरत है। तब लड़की कहने लगी कि ठीक है, वो इंतजाम हो जाएगा। तुम्हारी बहन की जो शादी है ना,
धूमधाम से होगी। अब इसके बाद लड़की बात करती हुई राजेश आगे की तरफ देखते हुए अपना टैक्सी चलाते रहे और अचानक जब लड़की की आवाज़ नहीं आई तो राजेश मुड़ करके देखे तो लड़की अपनी जगह पर थी ही नहीं, न जाने कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन राजेश को आश्वासन दे के गई थी कि मैं इतना पैसा का प्रबंध तुम्हें करके दूंगी। अब शादी जो था नज़दीक आते जा रहा था, कमाई और भी हो रही थी, टैक्सी में डबल ट्रिपल कमाई हो रही थी। राजेश को लग रहा था कि सब कुछ उसी लड़की ने किया है। जो भी ग्राहक आ जाता उनके पास और वो लौटता ही नहीं था। टैक्सी में जैसे सम्मोहन था उसी में बंध जाता था, मुंहमांगा पैसा देता था। लेकिन पैसे का कमी अभी भी थी। अब शादी का 10 दिन बाकी रह गया था और उसके बीच लड़की दिखाई नहीं थी। राजेश अभी भी मेहनत करते चले जा रहे थे और जब 10 दिन बाकी रह गया तो वो टेंशन फिर लेने लगे कि अभी तक उस लड़की ने वादा किया था कि बाकी पैसे की मैं सब प्रबंध कर दूंगी, लेकिन अभी तक उसने नहीं किया था। इसी चिंता में डूबे हुए अब रात के टाइम शहर से फिर अपने गांव की तरफ लौट रहे थे और अचानक उनको लगा कि फिर टैक्सी में हलचल सी हुई है। और जैसे ही हलचल हुआ तो लगा कि पिछली सीट पर एक बार लड़की नजर आई है और अगले पल गायब हो गई है। लेकिन जब सीटों पर देखे तो एक थैला रखा हुआ था। अब ब्रेक लगा के थैला उठाया तो उसमें पैसे ही भरा हुआ था। और फिर लड़की की आवाज आई कि देखो, सुनसान जगह पर अपनी टैक्सी मत रोका करो। मैंने तुम्हें कई बार चेताया है, मैं बार बार तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकालो, इस जगह ठीक नहीं है। अब इसके बाद लड़की की आवाज़ बंद हो गई। अब राजेश को समझ में आ गया था कि लड़की जो बोल रही है और मुझे करना चाहिए। इस जगह पर हमें टैक्सी रोकना ही नहीं चाहिए था। अब फिर अपनी टैक्सी दौड़ा दी। पैसा अब गिन नहीं पाया था कितना है, लेकिन उम्मीद जरूर लगा रहे थे कि जितना लड़की ने बोला है उससे ज़्यादा ही लग रहा है। घर पहुंचे और थैला अपने पिता को पकड़ा दिया। इतना सारा पैसा देख करके जो पिता थे वो भी चौंक गए। कहाँ से लाया भाई इतना पैसा? इतनी तेरी टैक्सी की कमाई नहीं हुआ होगा। राजेश कई पल खामोश रहे, पिता की तरफ देखते रहे और फिर धीरे से बोले कि पिताजी, आपको विश्वास तो नहीं होगा, ना आप विश्वास कर पाओगे। ये पैसा उसी लड़की ने दिया है जो मेरी टैक्सी में दिखाई देती है, तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। अब राजेश के जो पिता थे राजेश की तरफ अचंभे से देखने लगे। थैला पलट दिया तो पैसा ही पैसा। पैसे को गिनती किया गया, जितना पैसे की जरूरत थी उससे भी ज़्यादा पैसा था उनके पास। अब तो बहुत कुछ शादी में हो सकता था। अब पिता को विश्वास अभी भी नहीं हो रहा था। आंख फाड़ करके उन पैसों को देखते जा रहे थे और राजेश से कह रहे थे कि बेटा ये असली पैसा है ना, कहीं पैसा ये जादू मंत्र की तरह उड़ तो नहीं जाएगा, हमें कहीं लास्ट में धोखा तो नहीं खाना पड़ेगा। राजेश पैसे को निहार रहे थे, हाथ में पकड़ के देख रहे थे। सारा असली पैसे थे, रुपए थे। और पिता को पैसे भी पकड़ा के दिए कि पापा आप भी देखो, असली पैसे हैं, ऐसे असली रुपए हैं, आप देखो इतने तक। पिता ने देखा, फिर बोला हाँ बेटे लग तो रहा है, लेकिन बेटा मैंने सुना है कि जो आत्माएं मदद करती हैं तो बदले में कुछ लेती भी है, तो तुमसे क्या मांगी है? अब चौंकने की बारी थी राजेश की। राजेश अपने पिता की तरफ देखने लगे कि पापा बोल क्या रहे। अब राजेश एकदम डर से गए थे पापा की बात सुनकर कि पापा ये क्या कह रहे हो आप? उसने तो मेरे साथ में ऐसा कोई सौदा नहीं किया है, वो तो हमारी मदद किया है। तो पापा कहने लगे बेटा कोई भी ऐसे मदद नहीं करता, बदले में कुछ ना कुछ उसको जरूर चाहिए। हाँ आज नहीं बोल रही होगी, वो जरूर बोलेगी बेटा। लेकिन राजेश अपने जो पिता थे उनको समझाने लगे कि पापा वो लड़की मुझे एक आत्मा, पवित्र आत्मा नजर आई है, उसने मेरे साथ में ऐसा कोई डिमांड नहीं रखा है, आप खाम खा सब कर रहे हो। लेकिन पिता कह रहे थे कि बेटा मैं
कई लोगों के किस्से कहानियाँ सुना और वो लोग जो बताते हैं अब मैं वो समझ रहा हूँ। अब पापा को विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ राजेश के साथ में सौदा हुआ। राजेश बार बार कहते कि नहीं पापा, ऐसा कोई सौदा हमारे साथ उस लड़के ने नहीं किया। खैर बात टल गई। अब शादी का टाइम भी आ गया और सही में राजेश की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हुई। गांव वाले देखते ही रह गए थे। राजेश का कहना था सारी जो मदद किया था उसी टैक्सी वाले आत्मा ने किया था। शादी हो गई, बहन विदा हो गई। अब बहुत सारे पैसे अभी भी घर में बचे हुए थे। अब राजेश सोच रहे थे कि इन पैसों से कुछ और भी काम कर लिया जाए। एक आध शायद टैक्सी और भी हम ले सकते हैं, थोड़ा बैंक से लोन ले करके, ऐसा भी हो सकता है। और इस पर विचार भी करने लगे थे और उस लड़की से अब मिलना भी चाहते थे, उससे बात भी करना चाहते थे, उसको धन्यवाद भी देना चाहते थे कि तुमने मेरी बहुत बड़ी उपकार किया है मेरी बहन के ऊपर में, मेरे ऊपर में, मेरे परिवार के ऊपर में। लेकिन रात को आते आप सुनसान जगह पर देख लगाते जानबूझ करके ताकि वो लड़की आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। कई बार उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पर अपनी कार रोकी जहां वो जानते थे कि लोग बाग बताते हैं कि इस जगह पर आत्माएं मंडराती रहती है, ये जगह होता है। और उस जगह पर अपना ब्रेक लगा देते थे रात के टाइम में ताकि मदद करने के लिए वो लड़की उनके पास में आए और उसको धन्यवाद बोल सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लड़की उनके अब टैक्सी में नजर नहीं आ रही थी, ना जाने कहाँ वो गुम हो गई थी। तो कौन थी वो लड़की और किसके चंगुल से भागी थी? जान बचा करके वो टैक्सी के अंदर में राजेश की छिप गई थी और उस छिपने की वजह से ही राजेश पर इतना बड़ा उपकार किया था। तो दोस्तों ये थी राजेश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपना आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो कर लीजिए ना। ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं ऐसी ही कहानियों में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।